नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। डायलॉग्स में आपका स्वागत है। दुनिया में व्यापार लगभग उतना ही पुराना है जितनी पुरानी है सभ्यताएं। व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है, घरेलू व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के बीच की सीमाओं के आर पार जब व्यापार होने लगे तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कैटेगरी में रखते हैं। किसी देश को व्यापार की ज़रूरत तब पड़ती है जब वो देश किसी वस्तु का उत्पादन कम करे या उसे बाहर से आयात करना पड़े। सस्ता। आज बात उसी व्यापार की करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संकट में है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दबाव में है, खासकर ट्रंप के सत्ता में आने के बाद। कैसे? वही हुआ जिसका डर था, वही डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जिसकी बात वो चुनावों में करते रहे हैं। अमेरिका के 3 सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर देश मेक्सिको, चीन और कनाडा के खिलाफ उन्होंने टैरिफ लगाने के संकेत दिए, टैरिफ लगा दिए। भारत के शेयर बाजार दबाव में हैं। भारत में रुपया लगातार नीचे जा रहा है। कंपनियों की कमाई कम हो सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, नौकरियां जा सकती हैं। संकेत अच्छे नहीं हैं। तो अब क्या होगा? दुनिया में जो देश बंदूकों की लड़ाई में बच गए हैं, क्या वो व्यापार की लड़ाई में घुटने टेक देंगे या दम तोड़ देंगे? सवाल गंभीर है और इसका उत्तर उससे भी ज़्यादा गंभीर। जाहिर है इस व्यापार की लड़ाई में विकासशील देशों का नुकसान होगा। इन सब में सबसे बड़ा नुकसान कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले देश का होना तय है। भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय श्रीवास्तव हैं, जो इस देश में टॉप उन विद्वानों में से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नुआंसेस को समझते हैं। भारत की स्थिति क्या है, आने वाला वक्त कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा और देश में महंगाई की कैसी हालत रहेगी, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ श्रीवास्तव साहब हैं। श्रीवास्तव साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बता दीजिए कि भारत और यूएस के बीच टैरिफ को लेकर अभी क्या स्टेटस है? पवन जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और बहुत ही जनरस इंट्रोडक्शन देने के लिए। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर क्या स्टेटस है? तो अमेरिका, स्पेशली उनके प्रेसिडेंट जो ट्रंप साहब हैं, वो हमेशा से कहते हैं कि भारत जो है बहुत हाई टैरिफ लगाता है, भारत जो है टैरिफ एब्यूज़र है, टैरिफ किंग है। वो इन सब बातों के सबूत में कहते हैं कि जैसे कि इंडिया जो है अमेरिकन विस्की पर 150% ड्यूटी लगाता है, हार्ले डेविडसन पर 100% ड्यूटी लगाता है और हाई टैरिफ की वजह से अमेरिका का सामान इंडिया में जा नहीं पाता है। इसलिए अमेरिका का एक्सपोर्ट इंडिया के एक्सपोर्ट से $100 बिलियन कम है। इसका मतलब व्यापार घाटा जो अमेरिका का है इंडिया के लिए 100 बिलियन से अधिक है। तो ये सब बातें वो बोलते रहते हैं और एक बार नहीं, वो बार बार ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं। और टैरिफ एक्शन वो लेना चाह रहे हैं कि हर उस देश के साथ में जिसके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है, लेकिन भारत को नेगेटिव परिस्थितियों में रह के वो काफ़ी टैरिफ किंग जैसे बोलते रहते हैं। तो अभी तक उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए हैं वो भारत पर तो केवल स्टील और एल्युमिनियम पे लगाए, क्योंकि पूरी दुनिया पे लगाए 25% उन्होंने स्टील एल्युमिनियम पर, तो भारत भी उसमें से आ गया। लेकिन उन्होंने भारत पर स्पेसिफिक टैरिफ आज तक एक भी नहीं लगाया, अगर हम स्टील एल्युमिनियम को छोड़ दें, और वो दुनिया पे लगा है। केवल उन्होंने चाइना पर लगाया है, कनाडा पे लगाया है, मैक्सिको को पोस्टपोन कर दिया लगाने के बाद, तो चाइना कनाडा पे लगा हुआ है। और वो कहते हैं कि भारत पर लगाएंगे और पूरी दुनिया पर लगाएंगे और 2 अप्रैल को वो अपने प्लान्स जग जाहिर करेंगे कि कितना लगेगा हमारे ऊपर, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो सब लोग जो है सांस रोककर 2 अप्रैल का वेट कर रहे हैं और इंडिया पर शायद प्रेशर डालने के लिए या हमारी हेल्प करने के लिए तो वक्त ही बताएगा। उन्होंने अपने असिस्टेंट USTR साहब को और उनकी टीम को भेज दिया है कि इंडिया से 2 अप्रैल के पहले पूछ लो भाई इंडिया क्या करना चाहता है, कुछ डील अगर हो जाए तो हम 2 अप्रैल को इंडिया को छोड़ दें या कम लगाएं। तो वो पूरी टीम दिल्ली में बैठी हुई है वाणिज्य भवन में, वो लोग निगोशिएट कर रहे हैं। क्या हो रहा है ज़्यादा हमें पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है तो शायद 2 अप्रैल को हम लोग बच जाएं और नहीं तो देखेंगे 2 अप्रैल को क्या होता है। तो अभी तक ये वस्तु स्थिति है। बच जाएंगे क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अगर बच जाएंगे तो मुझे शायद अच्छा नहीं लगेगा बच गए को। देखिए, अगर ट्रंप पूरे दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं तो व्यापार में टैरिफ एक चीज़ होती है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है। जैसे कि हमारा कि वो ट्रंप कहते हैं कि इंडिया के साथ $100 बिलियन का व्यापार घाटा है, 45 बिलियन का। वो गलत कोट करते हैं हमको बार बार। करते हैं गलत वो?
तो मैं बहुत ताजुब में हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल देश का सबसे बड़ा नेता इतनी बड़ी फिगर गलत कोट करता है। मुझे नहीं मालूम क्यों गलत कोट करता है। मुझे शिकायत तो वो ट्रंप से नहीं है, भारत सरकार से है कि भारत सरकार उसका पब्लिक में प्रतिरोध क्यों नहीं करती। प्राइवेट में तो मैं सोचता हूँ किया होगा। मैं आपके लिए ये लेके आया था अजय जी, ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, हाँ, पर हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन 45 हाँ, बिलियन डॉलर बढ़ के 100 बिलियन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये 2023 कैलेंडर ईयर का हाँ, डेटा ठीक है। है। जो चाइना 280 बिलियन डॉलर, जी, मेक्सिको 152 बिलियन डॉलर, वियतनाम 104 बिलियन डॉलर तीसरे नंबर पे, और इंडिया का नंबर है 11वां जो 44 बिलियन डॉलर है। बिल्कुल ठीक डेटा है। उसके पहले कनाडा है, जापान है, बिल्कुल। जर्मनी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। पर दुनिया का इतना बड़ा, इतने बड़े देश का बॉस सरेआम डेटा पे झूठ कैसे बोल सकता है, गलत कैसे बोल सकता है? न केवल ये, उन्होंने कहा कि हार्ले डेविडसन पर हम 100% ड्यूटी लगाते हैं, हमारी ड्यूटी 30% वो सच नहीं है। हाँ। 30% है। पहले ज्यादा था, अब कम किया है हम लोगों ने। हमारा 2 साल पहले तक 50 था, 100 तो बहुत पहले था। जी जी। अभी बजट में हमने 30 कर दिया। उन्होंने बजट के 10 दिन बाद ये बोला है फिगर 100 की, जब उस समय हमारी 30 थी। तो मुझे नहीं मालूम, मतलब इससे मुझे बहुत सारे शक होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा वो प्रेशर डालने के लिए कह रहे थे कि प्योर मूर्खता है, प्योर मूर्खता है। ये दबाव बनेगा ही नहीं। इनफैक्ट प्राइवेटली मैं श्योर हूँ कि हमारे नेगोशिएटर्स ने, लीडर्स ने उनको प्राइवेटली बताया होगा, उनकी टीम को। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका पब्लिक में प्रतिरोध हो, कि पूरी दुनिया देख रही है। वो लोग थोड़ी कैलकुलेट करेंगे आप जैसा कि 45 बिलियन 44 बिलियन है, वो तो कहेंगे अच्छा 100% है, ओके ट्रम्प ठीक कह रहा है। हमको तो पब्लिक में जाके प्रतिरोध करना चाहिए इसका कि आप गलत बोल रहे हैं, हार्ले डेविडसन पे ड्यूटी इतनी नहीं है। और भारत के टैरिफ तो अधिक हैं, लेकिन अमेरिका के जो टैरिफ है ना, कुछ टैरिफ बहुत अधिक हैं। हमारा जो हाईएस्ट टैरिफ है 150% है एल्कोहल पर, वाइन्स स्पिरिट पर। आपका तो हमारे हाईएस्ट से भी डबल से भी अधिक है। आपका टोबैको पर आप 350% चार्ज करते हैं। तो ये वो नहीं बोलेंगे, ये तो हमें बोलना चाहिए। तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि हमारी तरफ से ये सब स्टेटमेंट क्यों नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आता होगा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से? शायद हम लोग सोबर लोग हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप सोबर है। यहाँ पे भी इफेक्टिव सी सरकार है, नहीं थोड़ी तो असर्टिव और हो जाए तो मेरे ख्याल से बताते होंगे प्राइवेटली, लेकिन मैं चाहूंगा आपका वर्ड असर्टिव हो जाए, पब्लिक में बताएं, दुनिया को बताएं, क्योंकि वो दुनिया को बता रहा है, हमें प्राइवेट नहीं बता रहा है। और वो झूठ बता रहे हैं, और वो झूठ बता और रहे हम सच नहीं बता पा रहे हैं, और हम सच नहीं बता पा रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझ सकता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अब पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या वाकई हमारे यहाँ हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वाले देश हैं, या ज़्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक हैं, टॉप 1 to 3 में, टॉप 1 to 5 में हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए, तो जो टैरिफ है ये मतलब एवरेज, ऑब्वियसली एवरेज की बात कर रहे हैं, तो हमारा टैरिफ हायर साइड में है। लेकिन हमारा ये जो वर्ल्ड ट्रेड होता है, ये सारे कंट्री को कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो जितने देश हैं वो सब WTO रूल से चलते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि हमारा टैरिफ अधिक है कि कम है, सवाल ये है कि हमारे टैरिफ जो WTO के रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो क्या हुआ था, आपको कहानी बताते हैं। 1995 में जब WTO का फॉर्मेशन हो रहा था, गैट से WTO में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था जी। तो सब जो डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इन सब ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, एक हमें तो इसमें पेटेंट लॉज, मेडिसिन के, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के लॉज, सर्विसेज के लॉज, ये सब लाने हैं। इसके पहले वहाँ खाली ट्रेड की बात होती थी WTO में, ये सब डालने हैं। तो डेवलपिंग कंट्री का नहीं, आप इससे तो हमारी दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, इससे आप सब्सिडी बहुत दोगे, और ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा इसके बदले एक ऐसा काम करते हैं कि आपको थोड़ा टैरिफ आप चाहो तो बढ़ा के रख सकते हो इसमें। तो क्या हुआ, एक बड़ा सा नेगोशिएशन हुआ डेवलप्ड कंट्री के बीच में, और ये कहा चलो थोड़ी बातें तुम्हारी मान लो, थोड़ी हम तुम्हारी मान लेते हैं। तो हमने उसमें, जो इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, हमेशा निगोशिएटेड है, रूल बाउंड है जी। तो वो जो है ऐसा किया गया। उनकी जो समस्याएं थी, उनकी जो मांगें थी कि आप सर्विसेज टैक्स डाल दो, एग्रीकल्चर सब्सिडी डाल दो, उसमें पेटेंट लॉज, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की आप डाल दो, उनकी डिमांड उन्होंने सारी मान ली। और उन्होंने हमें कहा कि ठीक है आप लोग थोड़ा हायर टैरिफ मेंटेन कर सकते हैं। तो इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, इन सब ने अपने टैरिफ थोड़े अधिक रखे। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने 3-4% एवरेज के रखे हैं। लेकिन तो ये जो है, अब सवाल ये है, इंडिया के टैरिफ अधिक हैं, साउथ कोरिया के टैरिफ अधिक हैं,
चाइना के टैरिफ थोड़े कम है, लेकिन वो भी इन लोगों से तो अधिक ही हैं सारे के सारे। तो अधिक इसलिए नहीं कि कोई एहसान किसी ने किसी किया, ये सब निगोशिएशन हुआ था कि आपको ठीक है आप उसमें फ़ायदा ले लीजिए और हम लोग इसमें लेट आए हैं तो हम इसमें फ़ायदा ले लें। तो जो हमारे टैरिफ हैं WTO के रूल को कंप्लाई करते हैं, वायलेट नहीं करते हैं। जो ट्रंप साहब टैरिफ लगाते हैं स्टील, एल्युमिनियम, रेसिप्रोकल, ये सारी चीज़ें WTO का टोटल वायलेशन है जी। तो हमारे टैरिफ हाई हैं, हायर साइड में है। जैसे हमारा एवरेज टैरिफ 17% है, साउथ कोरिया का 13.5% है, अमेरिका का 3.5% है, इतना यूरोप का है। तो नेचुरली डेवलपिंग कंट्री के हाई हैं और फॉर ए रीज़न हाई हैं। लेकिन चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, हमारे टैरिफ सबके जो है WTO कंप्लाइंट हैं। इनके कंप्लाइंट नहीं, ये WTO वायलेट कर रहे हैं। तो जो 70-75 साल से ट्रेड रूल में ट्रेड हो रहा है, ये उसको ब्रेक करने में लगे हुए हैं। 2-3 उद्देश्य दिखते हैं श्रीवास्तव साहब की, जब आप टैरिफ पे बात करते हैं, उसको टारगेट करते हैं, तो कहते हैं कि आप ट्रेड को बैलेंस करना चाहते हैं, एक ये रीज़न हो सकता है जो हम जैसे लोग समझ पाते हैं। दूसरा होता है कि आप रेवेन्यू गार्नर करना चाहते हैं वहाँ से, जो मतलब ये अनस्टेटेड ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और क्योंकि आप अभी अपने यहाँ अपने कॉरपोरेट टैक्स वगैरह में कटौती की है, वादा किया है, आगे इलीगल इमिग्रेशन उसको कर्ब करेंगे वगैरह वगैरह। ये टैरिफ को टारगेट करना, क्या इन तीनों रीज़न हैं या इसमें से कोई एक रीज़न है या इसमें से केवल 2 रीज़न हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा पवन जी। तो देखिए, आप 1 मिनट के लिए यूएस को भूल जाइए, इंडिया चाइना के ऊपर फोकस करते हैं। इंडिया का जो व्यापार घाटा चाइना के साथ में $80 बिलियन से अधिक है। तो हमारा एक्सपोर्ट समझ लिए करीब 20 है और उनका एक्सपोर्ट जो है हमें 100 है, 80 है। अगर हम ड्यूटी अधिक लगाएंगे तो आपको लगता है व्यापार घाटा कम हो जाएगा। हमको जो चीज़ चाहिए अगर नहीं बनाते हमें तो इम्पोर्ट करते रहना पड़ेगा उसको। और टैरिफ अधिक लगाएंगे तो हमारे कंज्यूमर ज़्यादा पे करेंगे। या हम कोई मशीन लाते हैं, उसकी प्राइस बढ़ जाएगा, जो चीज़ उससे बनेगी वो और महंगा हो जाएगा, तो हमारे महंगाई बढ़ेगी जी। तो यूएस को ये समझना चाहिए जो टैरिफ पे करना है ये एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं करेगा, इंडिया नहीं करेगा। अगर आप इंडिया को गए, आपका कंज्यूमर पे करेगा, आपका इंपोर्टर पे करेगा उसमें। तो टैरिफ से किसी हालत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फर्क तो पड़ेगा नहीं। दूसरा, वो टारगेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। मान लो आपने पूरी दुनिया पर टैरिफ 25% अधिक लगा दिए, तो सबका सामान महंगा हो गया, आपका कंज्यूमर पैसे दे रहा है और हम सब उतना ही एक्सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि आप तो बना नहीं पा रहे हैं, आप तो और कंपटीशन में नीचे जा रहे हैं क्योंकि टैरिफ लगा दिया, आपके लोग मैन्युफैक्चरर और भी मर जाएंगे। जो इनपुट पहले सस्ते में खरीदते थे, अब उनको 25% टैरिफ देकर खरीदना पड़ेगा। तो जो सामान बनाएंगे महंगा हो जाएगा, उनके एक्सपोर्ट भी गिर जाएंगे, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव नहीं होगी। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये इसका एक आपको सबूत देता हूँ। तो ट्रेड वॉर ये ट्रंप साहब ने नहीं शुरू की है। जब ये फर्स्ट टर्म में आए थे तो मार्च 2018 में इन्होंने फर्स्ट टाइम शुरू किया था। स्टील एल्युमिनियम पे टैरिफ लगाए थे, स्टील पे 25%, एल्युमिनियम पे 10% लगाए थे। उसके बाद में चाइना पर सैकड़ों प्रोडक्ट पर उन्होंने लगा दिए थे। तो मार्च 2018, उसके 1 साल पहले के देखें 2017 और ट्रेड डेटा हम कंपेयर करते हैं 2017 का और 2023 का, 5 साल का। अब क्या हुआ, वो जो हुआ है वो रिजल्ट है ट्रेड वॉर 1 के। वो हुआ क्या, तो 2017 और 2023 के बीच में यूएस के जो इंपोर्ट हैं चाइना से, ड्यूटी चाइना के लगी थी, वो तो 80 बिलियन कम हो गए। तो आप कहेंगे ओके हमने चाइना से इंपोर्ट कम कर लिए, लेकिन यूएस के ग्लोबल इंपोर्ट बढ़ गए बाई मोर देन $760 बिलियन। 80 कम हुए और 760 बढ़ गए। और चाइना के ग्लोबल एक्सपोर्ट इस पीरियड में बढ़ गए 1 ट्रिलियन से भी अधिक। और चाइना का काफी सामान थ्रू मैक्सिको, थ्रू वियतनाम कन्वर्ट हो गया, अमेरिका जाता रहा। पहले चाइना का सामान जब डायरेक्ट जाता था अमेरिका तो वो अमेरिकन ड्यूटी देता था। अब वो जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू, USMCA थ्रू मैक्सिको, US वियतनाम थ्रू वियतनाम, तो ये सब जा रहा है ड्यूटी फ्री। तो बहुत मजे की बात है, आपने टैरिफ लगाई चाइना के ऊपर, चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ गया, आपने टैरिफ लगाया, आपका इंपोर्ट बढ़ गया। तो कौन जीता कौन हारा, US इज ए क्लियर लूजर, चाइना इज ए क्लियर विनर। बड़े बड़े सलाहकार हैं उनके, इकोनॉमिक्स के जानकार हैं सब। जैसा कि आप बोल रहे थे, अमेरिका में इकोनॉमिक्स पढ़ने की होड़ है, 1 मिलियन से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट हैं उनके पास, ये कह रहे थे ना। बिल्कुल। इतने बड़े देश के बॉस को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती क्या? एक स्टडी मैं ऐसे ही, आपको पता होगा फिर भी मैं कोट कर देता हूँ कि अगर इसी तरह से टैरिफ बढ़ता रहा तो अमेरिका में एक $2000 पर फैमिली हाउस होल्ड खर्चा बढ़ जाएगा 1 साल का। 2000 भी उनके लिए ठीक ठाक खर्चा है। वहाँ अमेरिका भी कोई, अमेरिका में भी ऐसा नहीं कि सब कोई अमीर है। तो
उस सूरत में, उस लाइट में इस तरह के फैसले ले रहे हैं तो उनके सलाहकार लोग क्या आंखें बंद करके बैठे हैं क्या? तो वहाँ पर क्या एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि पॉलिटिशियन से अनहैप्पी रहा है, क्योंकि क्या था, अमेरिका बहुत 70s तक ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग नेशन था, सारी चीज़ें बनाते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूते, चप्पल, टेक्सटाइल, सब कुछ। जी। फिर उनके यहाँ एक फिलॉसफी आई कि हम जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज चक्कर में सारी बड़ी इंडस्ट्री चाइना शिफ्ट हो गई कि वहाँ बनाएंगे, सस्ता लेबर होगा, यूएस में लाएंगे, हमारा पैसा बचेगा और जो है प्रॉफिट हमारा बनेगा। स्टील की कंपनियां भी वहाँ से सब स्टील, एल्युमिनियम, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स सब चले गए वहाँ पर। और तो उनको लगा कि बड़ा अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन जॉब्स तो खत्म हो गए आपके। तो ये जो वर्ग था बहुत बड़ा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का, उनको लगा ग्लोबलाइजेशन तो हमें घाटा हो रहा है, 4 यूएस के इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, बट 40 लाख लोगों को तो घाटा हो रहा है ना। तो ये वो वर्ग था जो ट्रम्प का बेसिक जो है वोटर है। ये लोग सॉफ्टवेयर की दौड़ में भी पीछे छूट गए। तो इनको लग रहा था कोई भी यूएस जो गवर्नमेंट है वो इनकी सुनती नहीं है। ट्रम्प ने ये बात उठाई कि चलो हम यूएस से मैन्युफैक्चरिंग वापस लाएंगे। तो उन्होंने इसी बात पे इनको पहली बार जिताया, दूसरी बार जिताया, लेकिन उनको ये पता नहीं कि पहली बार में जिन्होंने टैक्टिस यूज की टैरिफ की वो फेल हो गई, क्योंकि यूएस का इंपोर्ट बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ी नहीं। दूसरी बार में और घाटा होगा, क्योंकि पहली बार में जो है ना खाली चाइना के पीछे पड़े थे, इस बार पूरी दुनिया के पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा गेस है कि ट्रम्प की जो बातें हैं वो अनरेवल होना, उनकी स्टडी शुरू हो गई है। देखिए आपने जैसे बताया कि स्टडीज़ आनी शुरू हो गई हैं कि कितना कंज्यूमर्स के ऊपर लोड पड़ेगा। उनका इन्फ्लेशन 5.1% है, ये तो गरीब देशों का होता था, हमारे जैसे देशों का होता था। डेवलप्ड कंट्री में तो इन्फ्लेशन होता नहीं था, या 0.5% होता था मुश्किल से। उनका इंटरेस्ट रेट 4.5 to 5% हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। उनकी कार कंपनीज ने ले ऑफ्स अनाउंस करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन कह रहा है कि 2 मिलियन जॉब 2 साल में जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो सारे इंडिकेटर इतनी जल्दी 3 महीने के अंदर ही नेगेटिव होने शुरू हो गए। तो मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर ये ट्रम्प की जो नई स्टोरी है तो अनरेवल होना शुरू हो जाएगी। ही विल हैव टू, आइदर अमेरिकन पीपल विल फोर्स हिम टू टेक इट बैक, या स्टॉक इंडिकेटर्स विल फोर्स हिम टू टेक इट बैक। बट ये स्ट्रेटजी में मैसिव चेंज आएगा, या तो स्ट्रेटजी ड्रॉप हो जाएगी या फिर बहुत मैसिव चेंजेस आने वाले। चलिए सर, अमेरिका से लौटते हैं अब हिंदुस्तान में, क्योंकि हमें हिंदुस्तान ही काम आएगा। बिल्कुल। तो जो पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं हिंदुस्तानी इंडस्ट्रीज़ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, अलग अलग सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल्स है, उस पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं अगर जो ट्रम्प ने कहा है वही हो जाता है तो ट्रम्प ने जो कहा है वो क्लियर नहीं है। ट्रम्प ने आज तक ये नहीं बताया है कि वो नाम रखा है रेसिप्रोकल टैरिफ। क्या होता है सर ये? तो ये कहीं डिफाइन नहीं है, इसको हम उनको ही पता नहीं है। तो मतलब मैंने भी कोशिश की, पहले रेसिप्रोकल पे ही बात कर लेते हैं। हमने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की, मैंने उसके संदर्भ देखे, उसका कंटेक्स्ट देखा, ये देखा कि इसकी चर्चा WTO में है। रूजवेल्ट ने इसकी चर्चा की 1929 के इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त। तो आपके मुंह से सुनना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, और वो जब ये कह रहे हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या। पहले इसी पे बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं। देखिए, तो जो अभी बात हो रही है रेसिप्रोकल टैरिफ की, उसमें वो कहते हैं कि ये टैरिफ भी हो सकता है, ये नॉन टैरिफ बैरियर भी हो सकता है, ये करेंसी अगर आप कुछ अपनी आगे पीछे करते हैं तो वो भी हो सकता है, या आपके लोकल टैक्स GST भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर 1। फिर टैरिफ किस चीज़ पे लगेगा? अगर हम आपके एप्पल पर 50% लगाते हैं तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा? हमारे एप्पल पर 50 लगा देंगे, हम कहेंगे लगा लो भाई, हम तो एप्पल नहीं करते, आपको ऑरेंज बेचते हैं। हर देश अलग अलग चीज़ें ट्रेड करता है ना। फिर कहेंगे नहीं एप्पल ने, हम फ्रूट्स पे लगाएंगे तो एप्पल ऑरेंज दोनों कवर हो जाएंगे। तो क्लियर नहीं, एप्पल पे लगाएंगे, फ्रूट्स पे लगाएंगे, क्लियर नहीं होगा, वो भी क्लियर नहीं है। या फिर पूरे एग्रीकल्चर पे लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है अमेरिकन व्हिस्की के ऊपर 150% लेता है, तो हम इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर पे लगा देंगे 150%। तो मतलब वो एक प्रोडक्ट को पूरे सेक्टर से कर रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है। तो अभी तक ये बातें, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं से कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मेरे जो गेस आपको बताता हूँ, देखिए वो 1 हफ्ते में हो जाएगा, मैं सही हूँ गलत हूँ। मेरा गेस ये है वो पूरे कंट्री पर 1 या 2 या 3 टैरिफ लगाएंगे। उनका मैंने आपको बताया शुरू में कि वो उन्होंने कहा कि डेफिसिट $100 बिलियन की है, $45 बिलियन की।
उन्होंने कहा हार्ले डेविडसन में ड्यूटी 100 है 30, इसका मतलब उनका डेटाबेस से अपडेट नहीं है बिल्कुल भी। इतनी जल्दी तो वो क्या ही करेंगे। अपडेट तो होगा सर भाई साहब, अगर अपडेट करेंगे तो प्रेसिडेंट को आप गलत फिगर दोगे अपने गलत बोलने के लिए? प्रेसिडेंट को तो कोई भी फिगर दीजिए, प्रेसिडेंट चाहे तो गलत बोल सकता है उनका रिकॉर्ड है गलत बोलने का। अच्छा, तो मैं तो ये कहूंगा प्रेसिडेंट के पास अगर फिगर नहीं है तो देश के पास फिगर नहीं है मैं तो ये अज्यूम करके चलूंगा। देखिए, तो वो जो है प्रोडक्ट लेवल पर, एप्पल लेवल पर ड्यूटी लगाने के लिए उनका डेटाबेस से अपडेट नहीं है, क्योंकि उनको पूरी दुनिया पे लगाना है, इसलिए प्रोडक्ट पे जाएंगे नहीं। कुछ सेक्टर पकड़ेंगे, जैसे स्टील पकड़ लिया, एग्रीकल्चर पकड़ लिया, और बाकी पूरे देश पर एक ठोक देंगे, जैसे उनका चाइना पे 20%, कोई भी प्रोडक्ट हो 20%, स्टील के ऊपर 25 लेंगे लेकिन बाकी पे 20 लेंगे। ऐसे ही कुछ मोटा मोटा होगा, कंट्री की लिस्ट आएगी और मोटा मोटा आएगा, एग्रीकल्चर में 50%, इंडस्ट्री में 20%, इस तरह से आएगा। लेकिन अगर रेसिप्रोकल कहें तो वो तो नहीं आने वाला है, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। ये मेरा अच्छा, चलिए हम मान के चल रहे हैं कि वो आएगा, ठीक है, बैकवर्ड प्लानिंग कर बिल्कुल ठीक है। तो हम अब इंडिया के लिहाज से सोचते हैं कि अगर इंडिया ने भी रिटेलिएट किया उसी रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए, उसी रास्ते से, तो कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि अमेरिका के हैं जिसको भारत टारगेट करे, ये जो टारगेट होगा? उसके पहले आपको बताते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बात होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, कार्स के ऊपर वो कहते हैं कि या हार्ले के ऊपर या कार के ऊपर ड्यूटी रहती है। अब मान लीजिए वो हमारी कहते हैं कि हमारी कार के ऊपर टैरिफ जो है 100 से 125% है, अब वो लगाते हैं इतने ही हमारे ऊपर, तो हमको वरी होना चाहिए। लोग कहते हैं हाँ, मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट $10 मिलियन का है, हम तो सांस भी नहीं लेंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा हमारी कार इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि 10 मिलियन है, ठीक है हम छोड़ देते हैं, जीरो कर लो एक्सपोर्ट, हमारा कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं है, लगा लो, है ना। तो वो कार पे लगाएंगे कि ऑटो सेक्टर में लगाएंगे? ऑटो सेक्टर में ऑटो कंपोनेंट भी आता है, ऑटो कंपोनेंट ड्यूटी हमारी 0 से 7.5 से 10% है, लगा लो इतना कि आप सारा मैक्सिको से लेते हो, उसको 25 लगाओगे, हमारे ऊपर 10 लगाओगे, तब भी हम कहेंगे हमारा तो एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। तो काफी नुआंस होने वाला है सब कुछ, सारा कुछ। और आपने पूछा कि हम उनके कौन से सेक्टर पे लगा सकते हैं, तो हमारे पास कितना लिवरेज है, हमारे पास कितना लीवे है लगाने तो आपको बताते हैं। देखिए, हमने 2019 जून में क्या किया, इन्होंने हमारे ऊपर स्टील एल्यूमिनियम पे ड्यूटी लगाई मार्च 18 में, पूरी दुनिया में लगाई, हमारे ऊपर भी लगाई। हमने क्या किया कि हमारा जितनी टैरिफ वो कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे अमेरिका में एडिशनल 25% लगाने से, हमने वो फिगर कैलकुलेट की कितनी वो कर रहे हैं, और हमने बैग कैलकुलेट किया और इनके 30 प्रोडक्ट, 28 से 30 प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किए, और जितना वो कलेक्ट कर रहे हैं उसी से मैच करा दिया। उन प्रोडक्ट ने बढ़ा दिया, एप्पल पर बढ़ा दिया, आमंड से बढ़ा दिया, बहुत सारे केमिकल से बढ़ा दिया, उस तरह किया है। तो अभी तक बराबरी पे चल रहा है, बराबरी पे चल रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ बराबरी पे मामला चले क्योंकि दो सॉवरेन नेशंस हैं, आप हिट करोगे हम हिट करेंगे, आपकी जो बात सही है हम मान लेंगे बिना उसके। और अगर देखते हैं ये कितना लगाते हैं, ये सारी बातें हम लोग कंक्रीट वे में कर सकते हैं, उनका 2 अप्रैल को दिख जाए। क्योंकि अभी तक तो देखो वो खाली हमें गाली दे रहे हैं, हमारे अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया उन्होंने कोई भी, खाली वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एक्शन कुछ भी नहीं है उनका हमारे अगेंस्ट। उन्होंने खाली स्टील एल्यूमिनियम पे लगाया पूरी दुनिया पर, हम इसलिए दुनिया में हैं इसलिए हम आ गए। बाकी कंट्रीज ने चाइना पर, कनाडा पर, मैक्सिको पर लगाई है टैरिफ, हमें तो कुछ भी नहीं किया, सबसे ज्यादा हमें गालियां दी हैं, लेकिन हमारे अगेंस्ट कुछ काम नहीं किया है। हमें ज्यादा गालियां क्यों पड़ती हैं? उनके दिमाग में आ गया कि हम लोग बहुत हाई टैरिफ चार्ज करते हैं। हम टैरिफ कई चीज़ों में हाई टैरिफ चार्ज भी करते हैं, शायद कुछ कम भी किया जा सकता है, वो आज नहीं बात करें, कभी और बात करेंगे। कुछ चीज़ों में हम कम भी कर सकते हैं, वो देश की भलाई के लिए चीज़ होगी। एक ऐसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको मजा आएगा सुन के जी। हम जो की एरियाज़ की बात करते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, की एरियाज़ के, अभी अगर हम उनसे निगोशिएट करते हैं तो मतलब अभी क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, गिव एंड टेक की कोई हालत बनती है, गिव एंड टेक का स्पेस कितना है, उसमें एल्बो रूम कितना बनता है भारत सरकार के लिए? देखिए, जो यूएस का एक्सपोर्ट इंडिया को है उसमें 95% इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। मैं बहुत क्लियर हूँ कि भारत सरकार जो है 90% इंडस्ट्रियल गुड्स पे टैरिफ 0 कर दे और उनको ऑफर कर दे 0 for 0, विच मीन्स हम 90% पे आज करने को तैयार हैं इंडस्ट्रियल गुड्स पे 0, अगर आप भी अपना 0 कर दें तो। अगर वो मान जाते हैं तो 95% टैरिफ जो ट्रेड है उनका एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो 0 टैरिफ पर होगा, तो टैरिफ की प्रॉब्लम खत्म, रह जाएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारे लिए सेंसिटिव चीज़ है, उसके बारे में ठंडे से बात करेंगे टाइम लेकर कि क्या करना है। तो मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि अमेरिका से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम 90% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर टैरिफ 0 कर सकते हैं।
लेकिन शर्त यही कि वो भी जीरो करें, रेसिप्रोकल है ना। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स कैसे बदलेगा इससे? थोड़ा सा फिर से एक बार हिंदुस्तान से बाहर निकलते हैं। हाँ, ट्रंप का जो रवैया है, मेक्सिको पे देखा आपने, कनाडा पे देखा, चाइना पे देखा, ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स कैसे बदलेगा? जैसे एग्जांपल है, चलिए हिंदुस्तान को फ़ायदा भी हो सकता है हम नए मार्केट की तलाश करें, लेकिन दिक्कत उसमें है क्या कि हम नए मार्केट की तलाश करेंगे तो दूसरे जो बेचारे सफरर्स हैं वो भी नए मार्केट की तलाश करेंगे। वो ऐसा नहीं कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे। ऐसे में जो ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स है उसमें क्या इम्प्लीकेशंस देखते हैं, क्या चेंजेस देखते हैं आप? तो देखिए ग्लोबल ट्रेड आपने देखा होगा कि 1950 से लें 100 बिलियन था, आज 33 ट्रिलियन डॉलर हो गया। ये जीडीपी की डबल से अधिक ग्रोथ से ट्रेड में ग्रोथ हुई है इन 70 सालों में। और ये इसलिए ग्रोथ हुई है क्योंकि लोग जहाँ से सबसे सस्ता मिलता था वहाँ से खरीदते थे और टैरिफ कम थे अधिकतर जगहों में। कुछ चीज़ों में जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर है, मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड जीरो टैरिफ थे, क्लोज टू जीरो टैरिफ थे, इंक्लूडिंग इन इंडिया। तो ट्रेड इसीलिए बढ़ा क्योंकि उसमें बैरियर्स बहुत कम थे सारे के सारे। अब अगर आप 25%, 30% टैरिफ लगाओगे तो इसका मतलब अगर आप सस्ता बेचते हो और आपके ऊपर टैरिफ लग गया तो मैं आपसे नहीं लूँगा। इन्होंने ये महंगा बेचते हैं थोड़ा सा, लेकिन इनको टैरिफ नहीं लगा तो इनसे लूँगा। तो जो मोस्ट एफिशिएंट सप्लायर जो आप हैं, आप पीछे रह जाओगे। जो लेस एफिशिएंट है वो शायद आगे आ जाए। तो ग्लोबल ट्रेड थोड़ा सा उसका रीस्ट्रक्चरिंग होगा, जहाँ की लेस एफिशिएंट लोगों को चांस मिलेगा उसमें, मोस्ट एफिशिएंट शायद पीछे रह जाएगा, उसके ऊपर टैरिफ लग जाता है। तो सप्लाई चेन थोड़ी सी रीस्ट्रक्चर हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये ट्रंप का इतना ज़्यादा उसमें कंट्राडिक्शंस हैं कि ये कितने दिन चलेगा। मेरा गेस तो है 6 महीने, मतलब 2025 के अंदर ही मैसिव अनराइवलिंग शुरू हो जाएगी और ये सब पुरानी जगह वापस आएगा बहुत जल्दी। लेकिन इस बीच में टर्माइल तो होगा और मोस्ट एफिशिएंट कंट्रीज जो है वो घाटे में रहेंगे अगर उनको टैरिफ लगेगा तो। अच्छा, एक बड़ा इमेजिनरी क्वेश्चन है, ऐसे मेरे दिमाग में आ गया तो मैं सोचा पूछ लूँ, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हायर टैरिफ का रिजीम शुरू हो गया, 6 महीने में दोनों पक्षों ने देखा कि साहब तो बड़ा पिंचिंग है। इतिहास में ऐसे एग्जांपल हैं कि उसके बाद फिर से वापस लौट के चले गए वहाँ पे, या इतना आसान है वापस लौट के चले जाना कि हम 50% टैरिफ की बजाय, चेन्नई साहब ऐसा है कि बात किया जाए 5% पर लौट जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा था। तो उसमें आशा की किरण दिखती है, क्या कहते हैं? हाँ, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, और ट्रम्प तो बहुत सेंसिटिव है इस बारे में। मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाए, उनकी कार कंपनियों ने कहा नहीं भाई हम तो बहुत आधा सामान तो हम मैक्सिको से लेते हैं, आप लगाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, हमारे बाकी एक्सपोर्ट रुक जाएंगे। तुरंत उसमें 1 महीने के लिए डिले किया गया। तो ट्रम्प ने लगाया अपने मन की, लेकिन एक प्रॉब्लम बताई गई तो उन्होंने डिले भी कर दिया उसको। तो ही इज़ वेरी सेंसिटिव टू द मार्केट नीड्स, जेन्युइन नीड्स ऑफ द यूएस मैन्युफैक्चरर्स। और ऐसे किस्से अभी सैकड़ों हजारों आने वाले हैं जब वो लगेंगे टैरिफ्स। तो मेरे ख्याल से ही विल रिलेंट। सर, अभी हम इंडो आसियान FTA रिव्यू कर रहे हैं, इंडो UK FTA पे बात कर रहे हैं, इंडिया EU FTA पे बात कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों से इनिशिएट कर रहे हैं FTA। साउथ अमेरिका की 2-3 कंट्रीज हैं जिससे हम लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान अगर दबाव में या किसी और प्रभाव में, किसी एंटिसिपेशन में अगर टैरिफ के साथ खिलवाड़ करता है, जो सरकार के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है, देश के लिए हो सकता है, इसके एक चैलेंज ये रहेगा कि आपको जो FTAs कर रहे हैं उसमें भी दबने की संभावना बढ़ जाएगी। कल को कोई दूसरा देश अगर डिमांड करेगा, अनड्यू डिमांड जिसको बोलते हैं कोट एंड कोट में, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएंगे। ऐसे में भारत के पास अमेरिका से नेगोशिएट करने में क्या क्या खतरे हैं? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने पवन जी। देखिए, मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोग यूरोप से नेगोशिएट कर रहे थे, यूरोप वाले चाहते हैं कि हम अपनी कार पे टैरिफ कम कर दें। हमारे कार पे टैरिफ काफ़ी अधिक हैं, 100 से 125% हैं। तो जैसे ही बात शुरू हुई और मीडिया में ये सब चीज़ें आई, तो जापान ने, साउथ कोरिया ने भी डिमांड करनी शुरू की सरकार से कि अगर आप यूरोप से ऐसी सुना है, बात चल रही है, आपने हमसे FTA किया, हमको तो टैरिफ कम नहीं किया, अगर इनसे कर रहे हैं तो हमारे भी कम करिए। अब मान लीजिए कि हम कम कर देते हैं, तो अगर हम मान लीजिए टैरिफ बहुत कम कर देते हैं तो क्या होगा? फिर वो यहाँ क्यों मैन्युफैक्चर करेंगे? वो जापान, साउथ कोरिया वापस लौट जाएंगी कुछ कंपनियाँ, शायद वहाँ उनको सेंट्रल उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ से करेंगे। तो हमारे यहाँ से ऑटो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ऑटो इंडस्ट्री जो है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग GDP का 1/3 है, बहुत सारे जॉब सपोर्ट करती है।
अगर हम टैरिफ बहुत कम करते हैं इसमें तो ऐसा होगा। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तो ऑस्ट्रेलिया में 1980 तक करीब 10 से 12 कार कंपनीज थी, यूरोपियन जापानीज कार कंपनीज थी, अमेरिकन भी एक दो थी उसमें, फोर्ड एंड अदर्स। वो वहाँ सारी कारें मैन्युफैक्चर करती थी। ऑस्ट्रेलियन जो थे लोकल बनी कार यूज़ करते थे। कार पे टैरिफ थी 45%। फिर सडनली एक ब्राइट मॉर्निंग किसी को अच्छा सा आइडिया है कि नहीं टैरिफ बहुत हाई है, इनको कम कर देते हैं। तो उन्होंने कम करते करते 10 साल में 45 से 5 कर दिए। सारी कार कंपनियों ने प्रोडक्शन बंद किया, वो डिसअपियर हो गई वहाँ से। अब ऑस्ट्रेलिया में एवरी सिंगल कार इज़ इम्पोर्टेड ऑस्ट्रेलियन रोड्स पर। अब उनकी गवर्नमेंट बहुत चाह रही कि फिर से कंपनीज आ जाएं, ये ले लो, सब्सिडी ले लो, ये कर लो। अब कोई नहीं आ रहा है, अब सब बिकॉज ऑफ अनस्टेबल पॉलिसी, बिकॉज ऑफ दिस लोअरिंग ऑफ टैरिफ्स। तो अनस्टेबल पॉलिसी का तो एक बार हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ शुरू हुआ तो देर थोड़ी लगती भाई, ये लोग तो प्रॉफिट देखते हैं अपना। अगर आपने उनके प्रॉफिट्स कम होते देखे या वो देखें कि कहीं और अच्छा बना सकते हैं तो यहाँ क्यों बनाएंगे। भारत एक्शन से लगता है जैसे भारत सरकार रिलेंट कहना नहीं कहूँगा, एकोमोडेट करना चाहती है, जैसे स्टारलिंक की एंट्री, या जैसे आपने एक और देखा एग्जांपल वियतनाम में आपने देखा स्टारलिंक की एंट्री का रास्ता है, टैरिफ कट वियतनाम ने भी किया है। तो कुल मिलाकर जो हम थर्ड वर्ल्ड की कंट्री हैं, ये इसको क्या कहते हैं, एकोमोडेट करना बोलेंगे या लगता है डर के मारे इन्होंने कर दिया, इसकी कैसे व्याख्या करते हैं आप? पहली बात तो मैं वियतनाम से बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। दे आर ए ग्रेट कंट्री, उन्होंने काफ़ी एफिशिएंट कंट्रीज़ हैं और काफ़ी अच्छा ट्रेड है उनका। ट्रेड टू जीडीपी रेशियो इज़ मोर देन 90। बट हम लोग बड़ी इकॉनमी है, वो इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है। हम लोग जो है 5th लार्जेस्ट हैं, विच मीन्स हम लोग यूएस, जापान, चाइना के इक्विवेलेंट इकॉनमी है। जितनी बड़ी इकॉनमी होती हैं पवन जी, उनमें ट्रेड इज़ एन आउट ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इकॉनमी। डोमेस्टिक इकॉनमी बढ़ेगी, पाई का साइज बढ़ेगा तो ट्रेड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ ट्रेड टू जीडीपी रेशियो, एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो 18, 19, 20 के आसपास है। चाइना में भी इतना ही है, यूएस में तो 11-12 ही है केवल। उनकी जीडीपी बड़ी इसलिए ट्रेड एक्सपोर्ट बड़े दिखते हैं उसमें। जापान में थोड़ा सा अधिक है, 24-25% है। बट जितने भी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें ट्रेड इज एन आउट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब किया है कि हमको अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री केयर लेनी है, हमको इंडिस्क्रिमिनेट पॉलिसी नहीं बनानी है, इंडिस्क्रिमिनेट हमको समझौते नहीं है एफटीए या बाकी करने हैं जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। कोई कंट्री ऐसा नहीं करता, ना चाइना ऐसा करता, ना यूएस ऐसा करता, ना इंडिया ऐसा करता है। वियतनाम जो है छोटा कंट्री है, ठीक है, वो ऐसा कर सकते हैं। उनका ट्रेड टू जीडीपी रेशियो इज़ वेरी हाई, दे आर एफिशिएंट। मैं उनको नेगेटिव उसमें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी इकॉनमी कोई ऐसा नहीं करती है उसमें। तो इंडिया को सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई कंप्रोमाइज़ करे, इससे लॉन्ग टर्म इंडिया का नुकसान हो। टैरिफ वैरिफ तो चलता रहेगा, इसमें कोई नहीं, लॉन्ग टर्म कोई हमें अपना हार्म नहीं करना है। सर, बेडली हिट एरियाज हमारे यहाँ, जैसे हमारा फार्मा का बहुत एक्सपोजर है अमेरिका में, दूसरे और जो एल्यूमिनियम का अच्छा है, स्टील हम लोग ज़्यादा नहीं उनको देते हैं, तो स्टील पे तो शायद हम लोग बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, एल्यूमिनियम पे पड़ेगा। लाइकवाइज अदर सेक्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली बेडली हिट होंगे, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं? तो देखिए, जैसे अपने फार्मा कहा, फार्मा हम लोग 12 बिलियन का करीब एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये उनके ग्लोबल इंपोर्ट का 6% है केवल। लगता है 6% कम है, लेकिन उनके 90% ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं नंबर वाइज, वो जेनरिक्स यूज़ करते हैं इंडिया में बनी हुई, और जेनरिक्स बहुत कम कंट्री बनाते हैं। अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो सामान महंगा हो जाए, लेकिन आई होप कि हम लोग उनको कंटिन्यू करेंगे सप्लाई करते हुए, उनके कंज्यूमर को महंगा पड़ेगा। मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन अभी ये है फार्मा के दोस्तों से बात करके। कुछ शायद थोड़ा बहुत फर्क आए, लेकिन ज़्यादा फर्क तो उनको पड़ेगा और उनके पूरे क्लास को पड़ेगा, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी की कहानी बहुत डिफरेंट है। जेम्स एंड ज्वेलरी में क्या है, हम यूएस में बहुत सारा कट एंड पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट करता है लेकिन वो यूएस के डायमंड्स नहीं होते हैं, वो हम भेजते हैं उनको वहाँ यूएस कंज्यूमर के पास में कंसाइनमेंट बेसिस पर, विच मीन्स हम 10 डायमंड भेजते हैं, आप सेलेक्ट कर लो, वो 2, 3, 4 सेलेक्ट करते हैं, बाकी भेज देते हैं। वो दिखता है एज एक्सपोर्ट है जो बाकी भेजते हैं, तो उसमें कोई टैरिफ होता नहीं है तो इंडिया आप साइड कह रहे हैं उसके हिसाब से तो हमारे यहाँ जो सेक्टोरल कंपनियां उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो केमिकल्स में फ़र्क पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो यूएस को एक्सपोर्ट है उसमें आधी से एक्सपोर्ट तो आईफोन है। आईफोन तो उनकी कंपनी है। अगर $1000 का रिटेल में यूएस में बिकता है आईफोन, हमको $30 मिलते हैं, एप्पल को $450 मिलते हैं, तो कर लगा लो भाई ड्यूटी, एप्पल का ही नुकसान होगा, हमारा नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं होने है। तो
अगर देखेंगे तो टॉप लाइन हिट होगी, लेकिन आप अंदर से देखेंगे ना तो इतना कोई फ़र्क हमको पड़ने वाला है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सर अब आते हैं ज़रा कि जो हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं जिन पे इम्पैक्ट हो, जैसे आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट है, मतलब इस डर का, अभी तो डर ही अभी तो आया नहीं है, टैरिफ अभी आया नहीं है, इस डर का, इस ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि जो पोटेंशियल टैरिफ हो सकता है कंपनीज़ पे और जनता पे हमारे जैसे आपके जैसे जो ख़रीदार हैं, जो कंज्यूमर हैं, उन पे किस तरह से फ़र्क पड़ेगा। आप देख रहे हैं रुपये की हालत है, डामाडोल है, मतलब अभी स्टेबल हुआ ये नहीं बोल सकते क्योंकि लगातार अनस्टेबल है पिछले 3-4 महीने से। स्टॉक मार्केट्स में हालात ऐसे हैं। इसी तरह से कंपनियों के जब मुनाफे कम होंगे, उनका रिवेन्यू कम होगा, उनका एक्सपोर्ट कम होगा, उनका रिवेन्यू हिट होगा। तो ऐसे में 2 सवाल हैं। पहले तो किस प्रोफाइल की कंपनियां, कौन कौन से सेक्टर्स की कंपनियां इम्पेक्टेड होगी और यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, रोज़गार पे क्या असर पड़ेगा, ये मैं बाद में आपसे पूछूंगा। देखिए, हमारा यूएस इम्पोर्टेंट पार्टनर है हमारा, और हमारा करीब 18-19% एक्सपोर्ट वहाँ जाता है। लेकिन कंपेयर टू अवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स बहुत सारे सेक्टर में असर नहीं पड़ेगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। जैसे फार्मा मैंने कहा, भले ही वो हम 12 बिलियन करते हैं, उनको वो थोड़ा कम होगा, लेकिन शायद कम ना भी हो, प्राइस जो है वो एब्जॉर्ब कर लें क्योंकि और कहीं उनका ज़्यादा ऑप्शन नहीं जेनरिस लेने के लिए। उसमें केमिकल्स में पड़ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर वो समझेंगे कि वो दे विल बी हिटिंग देयर ओन कंपनी एप्पल, तो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ना लगाएं, है ना। केमिकल्स में बहुत सारे हम लोग ऐसे, आधा एक्सपोर्ट हमारा इस चीज़ का है कि जो काफ़ी लोकल पॉल्यूशन होता है, तो हमें नुकसान भले ही हमारी कुछ कंपनी से होगा, डाईज एंड बहुत सारी कंपनीज को जो बहुत पॉल्यूशन फैलाती हैं, हो सकता है नेट अच्छा ही हो रहा हो कंट्री के लिए, उसमें क्या है। राइस है, हम करीब $400 मिलियन का राइस बेचते हैं, बासमती राइस और बाकी राइस $400 मिलियन का बेचते हैं जी। तो अब राइस का एक्सपोर्ट हमारा है $8 बिलियन का, उसमें 400 मिलियन कम है, लेकिन मान लो हर्ट होगा तो हमारे स्मॉल फार्मर हर्ट नहीं करेंगे। ये जो बिगेस्ट फार्मर्स हैं, जो यूएस के हाईएस्ट स्टैंडर्ड मीट कर पाते हैं, वो करते हैं, तो स्मॉल फार्मर्स को इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सेक्टर जो मुझे लगता है फ़र्क पड़ेगा वो ये है, ये जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं, श्रिम्प और ये सब मछलियाँ जो है ना, हम उनको बेचते हैं करीब $2.2 बिलियन की। हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट है 6 बिलियन का, 1/3 जो है यूएस को जाता है। अगर उसमें लगाएंगे तो एकदम से ये सेक्टर लेबर इंटेंसिव है, जॉब ओरिएंटेड सेक्टर है, तो यहाँ तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब ब्लैक पेपर है, हम उनको काफ़ी भेजते हैं, लेकिन ब्लैक पेपर इतना, इट्स लाइक ब्लैक गोल्ड, वो इतना शॉर्टेज है हर तरफ की, यूएस नहीं लेगा, कोई और लेगा नहीं, हम इंटरनली कंज्यूम कर डालेंगे। तो अगर आप जेन्युइन बोलो तो केमिकल सेक्टर में थोड़ा बहुत होगा, मरीन प्रोडक्ट में मैसिव इम्पैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर इफ़ दे आर क्लेवर तो नहीं लगाएंगे क्योंकि एप्पल को ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। हमें अगर होगा तो एप्पल को, हमको $30 का होगा, उनको $450 का होगा पर आईफोन एक्सपोर्ट। बाकी ऑटोमोबाइल्स में वो लगाएंगे हमारे एक्सपोर्ट अधिक, अगर वो पैसेंजर कार्स पे लगाते हैं तो जैसा मैंने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट 10 मिलियन से भी कम है, पता भी नहीं चलेगा, लगा लो भाई उसमें। तो थोड़ा मैं वेग बोल रहा हूँ क्योंकि मालूम नहीं उनका क्राइटेरिया क्या होने वाला है। पूरे कंट्री पे एक लगा रहे हैं कि प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। एक बार 2 अप्रैल के बाद थोड़ी स्थिति साफ हो तो शायद हम लोग बहुत क्लैरिटी से बात कर सकते हैं। इंडिया की जो स्ट्रेटजी अभी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस के लिए, उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। तो वो आप हमारी इंटरनल बात कर रहे हैं कि हमें इंटरनल रिफॉर्म्स क्या करने चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपके एक्चुअली आपकी रिपोर्ट GTRI का मैं ब्रीफ पढ़ रहा था, जिसमें आपने ऑप्शंस की बात की कि इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं, जिसमें आपने MFN टैरिफ कट करने की बात कही, FTAs विथ US की बात कही, मतलब ये बड़े स्पेसिफिक रहे आप इसमें। आपने एक और ऑप्शन दिया, रिटेलिएट करना है, तो रिटेलिएट करना है तो किस वॉल्यूम में करना है, किस शेप और साइज़ में करना है। आपने 040 की बात की, तो मैं इसलिए एक तो कम्पिटिटिवनेस एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, और दूसरा ये कि जो आगे आने वाले समस्याएं हैं, हम मान के चल रहे हैं कि जो अभी दिख रहा है यही अगर होने वाला है, तो कैसे उससे डील कैसे करेंगे, रिटेलिएट करें, एकोमोडेट करें, तो हम भी कट करें। ठीक है, तो पवन जी 4-5 ऑप्शंस हैं हमारे पास में, हमको उनमें से एक या मिक्सचर लेना पड़ेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, ट्रू ब्लू इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि MFN टैरिफ कम कर डालो अपना। अब MFN हम
करेंगे 100 से 50 लाएंगे, ट्रम्प को समझ में नहीं आएगा वो। और एमएफएन को पूरी दुनिया के लिए करेंगे, तो हम करेंगे एमएफएन, कम फायदा होगा चाइना को, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई वो करते हैं हमें। तो एमएफएन तो हम अभी कम नहीं करना चाहिए, हम एमएफएन कही है कम करना है, लेकिन वो हम ट्रम्प के बाद में स्टडी करके देखें कहाँ कम करना है। तो एमएफएन कम करना इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। दूसरा हमने कहा कि 0 for 0। 0 for 0 का मतलब मैंने कहा कि 90% जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनमें 0 ऑफर कर दो डे 1 से। मैंने काफ़ी सेक्टर लोगों से, हेड से बात की है, वो अधिकतर लोग रेडी हैं इसमें जी। और प्रोवाइडेड अमेरिका भी 0 मान ले उसमें। एग्रीकल्चर हमको अभी छूना नहीं है, उसमें नुआंस डिस्कशन होने चाहिए। एग्रीकल्चर से लाइवलीहुड इशू हमारे यहाँ 700 मिलियन लोग हमारे उस पर निर्भर है, आधी जनता है। यूएस के 2% से कम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। हमारे यहाँ इट्स नॉट ए ट्रेड इशू, एग्रीकल्चर वो लगाते हैं तो लगाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको अपना सेक्टर प्रोटेक्टेड रखना है हमारा, कि बिकॉज ऑफ आधी जनता हमारी उसके ऊपर निर्भर है। तो 0 for 0 हो गया। और अब भाई रिटेलिएशन की बात आती है, तो रिटेलिएशन इसमें कोई मतलब हमें हीरोइक वो नहीं लेना है। हमने लास्ट टाइम नहीं लेना है, हाँ हमने लास्ट टाइम लिया था, हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हम वी शुड नॉट फील वेरी हीरोइक इन टेकिंग द स्टेप और नॉट टेकिंग दिस स्टेप। हम कूलली देखेंगे दुनिया क्या कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया पे लगा रहा है ना। देखेंगे 1-2 महीने, क्योंकि ये आर्मी की चढ़ाई नहीं है, ये ट्रेड है ना, जो 3-4 महीने पहले कैलकुलेट होता है, नेगोशिएट होता है बायर सेलर के बीच में। तो देखेंगे किसके ऊपर लगाया है। हो सकता है कि जो सबके ऊपर लगाया है ना, हमें उससे फ़ायदा ही हो रहा हो, जिससे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ी जाए बिना कुछ किए हुए, तो हम चुप रह सकते हैं। लेकिन हमको लगेंगे वो बहुत अनरीजनेबल हो रहे हैं, वो दे आर इंसल्टिंग अस अगेन एंड अगेन एंड बीइंग अनरीजनेबल। तो नथिंग एट द क्वेश्चन ऑफ कंट्रीज ऑनर एंड प्राइड। कई बार उन्होंने हमारी इंसल्ट की पब्लिक में, दैट हैज़ टू बी रिस्पॉन्डेड। लेकिन टैरिफ वैरिफ हम ठंडे दिमाग से डिसीजन लेंगे। तो मैं नहीं कहता रिटेलिएट करना है नहीं करना, हम देखेंगे। वो अभी एक्शन नहीं हुआ है ना उनका, एक्शन ट्रम्प साहब के मिजाज को देखते हुए, उनके मिजाज को, एक्शन को देखते हुए हम देखेंगे। उनके मिजाज को देखते हुए हमें माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं भारत सरकार को माफ कर देना चाहिए। माफ नहीं, वो पब्लिक में इंसल्ट करते हैं इंडिया की, और कई बार झूठ बोलते हैं, वो गलत डेटा देते हैं, दैट हैज टू बी काउंटर्ड ऑलवेज। अच्छा सर, आखिरी के 2 सवाल। एक तो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे, इंडिया के ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट की बात मैं कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट पर जब इम्पैक्ट होगा तो वो जीडीपी पे कैसे आएगा, प्लस हिंदुस्तान में रूपी के हालात, प्लस हिंदुस्तान में रोजगार। लॉन्ग टर्म हमारे एक्सपोर्ट, शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्ट्रेस में चल रहा है, लेकिन हमारा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट्स विल राइज, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर में फंडामेंटल रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। जहां पर कुछ सेक्टर जो बहुत बड़े हैं दुनिया के लेवल पर, जैसे मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम कहीं नहीं थे, हमारा शेयर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ PLI स्कीम, 2-4 PLI स्कीम की सक्सेस की वजह से, और भी सरकार के बहुत अच्छे जो इनिशिएटिव्स की वजह से। तो जो सेक्टर्स जो दुनिया में बड़े थे, हम वहाँ छोटे थे, वहाँ पर हमारा पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो गया है, और वो धीरे धीरे जोर पकड़ेगा, और एक्सपोर्ट तो हमारे बढ़ेंगे, फार्मा ही बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ेंगे, मशीनरी बढ़ रहे हैं सारे के सारे। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एक्सपोर्ट फ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लॉस। तो एम्प्लॉयमेंट लॉस जो है ये ट्रेड इशू नहीं है, ये इशू तो टेक्नोलॉजी इशू है बेसिकली। अब हर जगह ऑटोमेशन हो रहा है, रोबोट्स आ रहे हैं, और तो उसमें यही कहेंगे कि अपने लेबर लॉस जितने फ्लेक्सिबल, जितने सिंपल रखें, जिससे आज कई बार क्या होता है ना कि लोगों के पास ऑप्शन है कि मैं 400 लेबर रख के काम करा लूँ या 2 बड़ी मशीन से ऑटोमेट करके करा लूँ। अगर लेबर लॉस कॉम्प्लिकेटेड हैं तो भले ही मशीन महंगी पड़ती, लोग मशीन ले लेते हैं। अगर लेबर लॉस हम आसान कर दें तो उनका से ऑप्शन रहेगा कि भाई ठीक है, हम लेबर करके हम बचा सकते हैं, जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमको उसमें लेबर लॉस में रियल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, लेबर का ध्यान रखते हुए। रुपए पे दबाव, रुपए पे दबाव तो अब अमेरिका देखिए ऐसा है ना, वो डॉलर अपना एक प्रिंट कमांड देते हैं और प्रिंट कर लेते हैं। उनके डॉलर जब वो प्रिंट करते हैं तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पूरी दुनिया खुश हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगते हैं, वही डॉलर बढ़कर हमारे स्टॉक मार्केट बढ़ जाते हैं सारे के सारे। फिर जब उनके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो अपना रुपया इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो रुपया फिर जाने लगता है। तो रुपए पे दबाव जो है अब ज़्यादा हमारे हाथ में रहा नहीं कुछ करना। हम यही कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट मैनेज करें, उससे क्या होगा, डॉलर ज़्यादा आएंगे हमारे पास में। टोटल कंट्रोल किसी कंट्री के हाथ में नहीं है जब तक डॉलर रिजर्व करेंसी है, क्योंकि वो डॉलर वो अपने हिसाब से प्रिंट करते हैं, वो उनके ऊपर है, उनके बहुत समस्याएं हैं। लेकिन डॉलर देखिए, वो डॉलर प्रिंट करेंगे और आपके शहर में आके 100 बिल्डिंग खरीद लेंगे, सारे दाम बढ़ जाएंगे,
और हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास के लोग अगर छोटा फ्लैट लेना चाहें उसके दाम भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने डॉलर में दाम बढ़ा दिए हैं। तो पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है, सब लोग जानते हैं। सब सारा हमारे हाथ में इतना ही करना है कि एक्सपोर्ट करके ज़्यादा डॉलर ले आए, जिससे रुपए थोड़ा कंट्रोल में रहे। हमारा पड़ोसी देश चाइना अभी से 15 साल पहले अमेरिका उसको धक्का देता था तो वो 6 फीट दूर चला जाता था। आज की तारीख में अमेरिका धक्का दे रहा है, वो कह रहा है मैं तो आधे फीट से भी ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मैं आधे फीट तो हूँ, लेकिन मैं आधे फीट से ज़्यादा नहीं जाऊंगा। साउथ अमेरिका में जैसे चाइना घुस गया है, सो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड में डिफेंस और स्ट्रेटजी है क्या, या लगता है प्योर ट्रेड की लड़ाई है, और उस लड़ाई में चाइना के सामने साउथ अमेरिका में अमेरिका यूएसए कहीं नहीं टिक रहा है। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। तो अभी चाइना इज़ ऑन द राइज, और वो दुनिया का 30 से 35% सामान बनाते हैं। पूरी दुनिया उनके सामान पर निर्भर है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, टॉयज़ पर, कपड़े पर, हर चीज़, वॉशिंग मशीन, सब कुछ उनसे लेते हैं वो लोग। और साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, हर जगह के मॉल्स चाइनीज़ गुड्स से भरे हुए हैं। तो हम लोग पूरी दुनिया चाइना को जेन्युइनली दे नीड चाइना, और वो उसका पावर है। प्लस चाइना उसके अलग से जाकर बहुत सारे सॉफ्ट काम कर रहा है, जो सॉफ्ट लोन दे रहा है। कई जगह वो लोन का गलत यूज़ भी करते हैं, कई कंट्रीज़ हैं, वो भी हमारे पास खबरें आई हैं। लेकिन जो काम पहले अमेरिका करता था सॉफ्ट पावर का, अमेरिका हट रहा है और चाइना वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बेसिकली अमेरिका इज़ ऑन द डिक्लाइन, चाइना इज़ ऑन द राइज। आप देखिएगा 10 साल में, 10 साल क्या बाजी पलटते देर नहीं लगती। 1-2 इक्वेशन अगर चेंज हुए हैं तो इंडो पैसिफिक में अभी जो यूएस इतना दूरी से सोचता है कि हम यहाँ पर बॉस हैं, एक जो छोटे से आप अगर देख रहे होंगे तो देखिए फॉरेन मिनिस्टर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, दे आर कंटिन्यूसली मीटिंग। चाइना एंड रशिया, दे आर कमिंग टुगेदर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग गुड थिंग्स अबाउट चाइना, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर सेइंग इंडिया चाइना भाई भाई टाइप्स बातें हो रही हैं। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, इनमें से कोई 2-4 चीज़ें कोलेस करके बनेंगी ना तो बहुत बड़ा फोर्स जनरेट होगा। तो वो मुझे लगता है 1-2 साल 3 साल के अंदर, और ट्रम्प ऐड करेंगे आग लगा लगा कर उसको, नेगेटिविटी फैला फैला कर, तो ही विल हेल्प कंट्रीज टू कम टुगेदर। पोलराइज होगा। एक बार वो होगा तो अमेरिका की पावर जाएगी, डीडॉलराइजेशन जैसी बातें और बढ़ेंगी, और अमेरिका ज़िंदगी भर थोड़ी पावर रहेगा, कुछ एक लिमिट रहता। देखिए 1940-1955 में ब्रिटेन था, दोनों वॉर हार गया, उसका डेट मैसिवली बढ़ गया, ख़त्म हो गया, अमेरिका आ गया। अमेरिका का डेट यूके के डेट से बहुत गुना बढ़ गया है, और प्लस ये इस तरह की पॉलिसी कर रहे हैं। तो ज़रूरी थोड़ी प्रकृति भी जो है 40-50 साल में चेंज करती है। पहले यूके था, अभी अमेरिका है, कल को भगवान जाने कौन होगा। भारत आ जाए भारत आ जाए, क्या पता। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। चलिए इसी नोट पे हम लोग इसको विराम देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, और बहुत अच्छी बातचीत की आपने। थैंक यू पवन जी, ज्ञान बढ़ाया हम सबका और व्यूअर्स का भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।